हाँ जी, क्या हाल है आपके। तो दोस्तों यार, बड़े टाइम से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि यार 40,000 का बेस्ट लैपटॉप बता दो, 50,000 का बता दो, 60,000 का बता दो, 80,000 रुपए का बेस्ट लैपटॉप बता दो। ऐसे में इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो मैंने सोचा कि एक लैपटॉप बाइंग गाइड ही बना दी जाए। तो मैंने ना कुछ यूट्यूब पर वीडियोज देखी, लैपटॉप बाइंग गाइड के नाम से जो डली हुई थी। तो मैंने उसमें देखा कि काफी सारे वीडियोज में सबसे पहले ये बोला जा रहा है कि अपना प्राइस फिक्स कर लो कि कितने रुपए का लैपटॉप चाहिए। मुझे इस बात की कोई सेंस नहीं लगी, तो इसलिए मैंने ये एक अपनी तरीके से लैपटॉप बाइंग गाइड बनाने की कोशिश करी है। जिस तरह से मैं रिएक्ट करता हूं, अगर कोई मुझसे पूछता है कि भैया मैं कौन सा लैपटॉप लूं, इतने रुपए का मेरा बजट है या क्या है, मेरा क्वेश्चन कुछ अलग ही होता है कि भाई जो तेरा बजट है ना, वो मैं तेरे से लास्ट में बात करूंगा। सबसे पहले ये बता कि तेरे को काम क्या करना है। ये सबसे पहले हमको ये देखना होता है लैपटॉप खरीदने के लिए कि हमको बेसिकली उस लैपटॉप से काम निकालना क्या है। काफी सारी कैटेगरीज होती है लोगों की जिनको लैपटॉप चाहिए होता है। कोई होते हैं वर्क फ्रॉम होम वाले, जिनको मीटिंग्स अटेंड करनी है, साथ में कुछ एमएस ऑफिस यूज करना है, या फिर साथ में कुछ अपनी कंपनी के पोर्टल्स के ऊपर कुछ वर्क करना है। एक कैटेगरी ये हो गई। दूसरी हो गई स्टूडेंट्स की कैटेगरी, जिनको कॉलेज या फिर स्कूल्स के कुछ अपने प्रोजेक्ट्स वर्क करने हैं। साथ में सोचते हैं कि थोड़ा सा यार एंटरटेनमेंट भी देख लेंगे, नेटफ्लिक्स वगैरह चिल आउट करेंगे, साथ में टाइम मिलेगा तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गेमिंग भी कर लेंगे। तीसरी कैटेगरी होती है जिनको स्पेशली गेमिंग करनी है और स्ट्रीमिंग करनी है यूट्यूब पे, या फिर इस तरीके कुछ सोच रहे हैं। चौथी चीज हो गई प्रोफेशनल्स, या फिर यूं कह लो कि किसी को वीडियो एडिटिंग करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है। पांचवी चीज एक और अच्छी हो गई, जो कि आईटी वाले स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कोडिंग करनी रहती है। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जो मुझे समझ में आई कि लोग इन कैटेगरीज के ज्यादा हैं जो मुझसे पूछते हैं लैपटॉप के बारे में। तो देखो, जब हम लैपटॉप लेने निकलते हैं तो सबसे पहले हमको तीन चीजों का ट्रायो जो है वो सेट अगर हो जाए हमारे दिमाग में कि हमको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, और ये सारी चीजें समझ में आ जाएं, तो उसके बाद लैपटॉप बाइंग डिसीजन ऐसे बनता है कि कौन सा लैपटॉप मेरे लिए बना है। सबसे पहली चीज सीपीयू, जीपीयू, और तीसरी चीज रैम। तो सबसे पहले ना जीपीयू के बारे में बात करते हैं। लैपटॉप के जीपीयू दो तरीके के होते हैं, इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड। अगर इंटीग्रेटेड है तो आपको कुछ इस तरीके के नाम देखने को मिलेंगे, या फिर ऐसा लिखा हो सकता है आइरिस XE ग्राफिक कार्ड, या फिर ऐसा प्रोसेसर के नाम में लिखा हो सकता है कि i5-10700 G7। अगर G7 या इस तरीके कोई वहां पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब वहां पे एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है जो थोड़े बहुत तो काम निकाल देगा आपके ग्राफिक के, लेकिन हैवी टास्क नहीं कर पाएगा। वहीं पे अगर डेडिकेटेड जीपीयू के बारे में बात करें तो वहां पे आपको कुछ ऐसे नाम देखने को मिलेंगे, NVIDIA GTX 1050, 1050 Ti, 1650, 1650 Ti, या फिर 3080, 3070 ऐसे वाले नंबर्स लिखे होंगे। इसका मतलब ये डेडिकेटेड जीपीयूज हैं और ये बहुत हाई लेवल के ग्राफिक इंटेंसिव कामों को आराम से निकाल देंगे। ये हो गई इंटेल की बात। और राइजन की तरफ चलते हैं तो राइजन में भी अगर आप इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड लिखा होगा वहां पे, तो वहां पे वेगा वर्ड यूज किया गया होगा, क्योंकि उनके इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड का नाम है वेगा। वेगा 6, वेगा 8, वेगा 7 इस तरीके का नाम लिखा हो तो समझ जाना इंटीग्रेटेड है। या फिर अगर रेडॉन या फिर NVIDIA GTX लिखा हो तो इसका मतलब डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है। अब यहां पे कैटेगरी बताता हूं किसको कौन सा वाला चाहिए। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, या फिर आप कोडर हो, या फिर आप एक वर्क फ्रॉम होम के लिए लैपटॉप चूज कर रहे हो, तो ऐसे में इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड आपके लिए काम कर जाएगा। लेकिन अगर आप एक वीडियो एडिटिंग के लिए देख रहे हो, गेमिंग के लिए देख रहे हो, या डिजाइनिंग के लिए देख रहे हो, इस तरीके के जो टास्क होते हैं वो बहुत ज्यादा ग्राफिक कार्ड की नीड पड़ती है, और ऐसे में आपको एक डेडिकेटेड कार्ड की नीड पड़ेगी। और इन जीपीयूज के रिकमेंडेशंस की बात करूं तो इंटीग्रेटेड के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि G7 जो प्रोसेसर के नाम में लिखा होता है, या फिर आइरिस XE जो वाले लिखे हो वही लेना, उससे पुराना वाला कोई मत लेना, सारे आउटडेटेड हैं, कोई सेंस नहीं बनता है। वहीं पे अगर डेडिकेटेड कार्ड की बात करूं तो 1050 Ti आज की डेट में लेने में मुझे सेंस नहीं लगती है। एटलीस्ट 1650 या 1650 Ti या फिर उससे ऊपर का कार्ड लो तो सेंस बनता है आपके सारे ग्राफिक इंटेंसिव वर्क्स के लिए। नेक्स्ट चीज है दोस्तों सीपीयू। अब सीपीयू में बेसिकली दो ही चीजें हैं, इंटेल और राइजन। अब इंटेल की जो नेमिंग सीरीज है उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ था, चाहो तो जाके देख लेना। अगर आपको कंफ्यूजिंग लगता है कि इंटेल के नेम्स किस तरीके से होते हैं, मैं कैसे जज करूं मेरे लिए कौन सा प्रोसेसर बना है, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो इंटेल में पेंटियम गोल्ड इस तरीके का कोई प्रोसेसर दिखे तो अपने को वो नहीं लेना है, चाहे आपका कोई सा भी वर्क हो, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। पेंटियम गोल्ड अगर आप ले भी
भी लेते हो तो मतलब ऐसा होता है कि लाइफ कम रह जाती है। जब आप अभी के लिए लैपटॉप आपका सही चलेगा, लेकिन साल डेढ़ साल के बाद इतना स्लो हो जाएगा कि कोई सेंस नहीं बनता है। तो कोर वाली सीरीज के अंदर एज यूजुअल i3, i5 और i7, मैं सजेस्ट करता हूं i5 का 10th या 11th जनरेशन आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, आप एटलीस्ट i3 का 10th जनरेशन तो लो ही लो। वहीं पे राइजन की तरफ बात करें तो राइजन की राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7 इस तरीके से चलता है, और वहां पे जो प्रोसेसर नंबर्स हैं वो चल रहे हैं 3000, 4000 और 5000। 3000 वाली जो सीरीज है राइजन की, वो ऐसी है कि मतलब थोड़ी सी पिछले साल डेढ़ साल हो गया उसको आए हुए, और आज की डेट में एक तरीके से आप कह सकते हो कि आउटडेटेड है, लेकिन ग्लोबल चिप शॉर्टेज की वजह से अभी ही वो सबसे ज्यादा रूल कर रही है मार्केट में, क्योंकि पुराने जो स्टॉक्स हैं या फिर जितना चेन सप्लाई बना हुआ है पुराने वाले मॉडल्स का वही ज्यादातर है, नए मॉडल्स का इतना ज्यादा प्रोडक्शन आ ही नहीं पा रहा है। तो अब मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप आज की डेट में कोई लैपटॉप ले रहे हो तो आप ट्राई ये करो कि 4000 सीरीज या फिर 5000 सीरीज वाला राइजन का प्रोसेसर लो। 3000 एक बार को ले सकते हो आप, आपका काम कोई नहीं रुकेगा, बट वही बात है कि जितना लेट लोगे आप पुराना मॉडल, उतना आगे की लाइफ थोड़ी सी कम रह जाती है। हालांकि एक बात यहां पे बतानी जरूरी है कि जो राइजन की 4000 और 5000 वाली सीरीज है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर हम उसके इंटेल के इक्विवेलेंट से भी उसको कंपेयर करते हैं तो, और ये सस्ते भी आते हैं। अगर हम प्राइसिंग को देखें, इंटेल की प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा रहती है उतनी परफॉर्मेंस के लिए जितनी राइजन प्रोवाइड कर देता है। तो कोई डीलर ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि राइजन के अंदर हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, हमको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इंटेल लो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि मैंने एक बात किसी से सुनी थी, वो भी एक डीलर ही था, उसने ये बताया कि भाई राइजन इतना ज्यादा बिकने लग गया है इंटेल से, इतना ज्यादा कंपेटिटिव हो गया है, जिसकी वजह से ब्रांड की तरफ से जो इंसेंटिव्स हैं या जो मार्जिन है राइजन के ऊपर वो काफी कम हो गया है, बहुत कम हो गया है इनफैक्ट, अगर हम इंटेल से कंपेयर करें तो इसीलिए डीलर के लिए फायदा है कि वो इंटेल का माल बेचे, ना कि राइजन का। तो सीपीयू हो गया, जीपीयू हो गया, अब बात आ जाती है रैम की। रैम के अंदर 3 ऑप्शन सबसे ज्यादा अपने लैपटॉप्स के अंदर देखने को मिलते हैं, 4GB, 8GB, 16GB। मैं सजेस्ट करूंगा 4GB वाले को बिल्कुल छोड़ दो, 8GB और 16GB के बारे में बात करते हैं। 8GB उन सारे लोगों के लिए सही है जो वर्क फ्रॉम होम, स्टूडेंट या फिर मीडियम कोडिंग कर रही है। लेकिन अगर आप वीडियो एडिटर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, इस तरीके का हैवी टास्क आपको करने हैं तो आपको 16GB की रैम तो पड़ेगी ही पड़ेगी, और हो सकता है कि आपको चल के आगे और भी बढ़ानी पड़ जाए। ऐसे में एक बहुत बढ़िया पैकेज आप अपने लिए बना सकते हो। मैंने अपना बनाया था लेनोवो V15 के लिए, एक वीडियो बनाई थी मैंने, चाहो तो देख लेना। 30,000 रुपीज का तब मुझे वो लैपटॉप मिला था, आज वही लैपटॉप 35,000 रुपीज का हो गया है। नहीं पता क्यों हो गया है तो वो ये वाली वीडियो देख लेना। तो ये ग्लोबल चिप शॉर्टेज की वजह से सारा कुछ हो रहा है। खैर ये तो रैम की बात हो गई, अब मेन बात आ जाती है स्टोरेज की। तो स्टोरेज में 2 ही चीजें ऑप्शन है, SSD और HDD। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन जो ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे अपने लैपटॉप के ऑप्शंस में, तो वो मिलेगी 1 TB की हार्ड ड्राइव या फिर आपको SSD का ऑप्शन मिल जाएगा। HP के कुछ लैपटॉप्स हैं जिनके अंदर दोनों ही फीचर्स मिल रहे हैं, 1 TB HDD प्लस 256GB SSD। मैंने बेस्ट लैपटॉप्स फॉर 40K की वीडियो बनाई थी, तो वो चाहो तो यहाँ पे देख लेना, उसके अंदर भी मैंने यही रेकमेंड करा था। तो नो डाउट सबको पता है कि SSD इज वे फार बेटर देन HDD, लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको ऑप्शन ऐसा मिले किसी लैपटॉप का कि 1 TB हार्ड ड्राइव ले लो सेम प्राइस में, या फिर 256GB की SSD ले लो सेम प्राइस में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसे में आप 1 TB हार्ड ड्राइव लो। लेकिन अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिले कि 1 TB हार्ड ड्राइव वर्सेस 512GB की SSD और प्राइस सिमिलर ही हो, तो आप ऐसे केस में 512GB वाला SSD लेना। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल है, 1 TB हार्ड ड्राइव का जो प्राइस है इंटरनल लैपटॉप वाला वो क्लोज टू 3500 रुपए के आसपास का है। वहीं पे अगर 256GB SSD की बात करें तो वो हमको क्लोज टू 2500 रुपए के आसपास मिल जाती है। 1000 रुपए आपके सीधे सीधे सेव हो रहे हैं। अगर आपको 1.25GB का अपना स्टोरेज कैपेसिटी रखना है तो ऐसे में आपको फायदा रहेगा कि आप अलग से एक SSD खरीद लो। वहीं पे अगर आप 512GB की SSD लेते हो तो शायद आपको 1 TB हार्ड ड्राइव की नीड ही नहीं पड़ेगी और आपका SSD में काम हो जाएगा, क्योंकि पहले वाला जमाना नहीं रहा, हम सारी स्ट्रीमिंग ऑनलाइन ही करते हैं, तो ऐसे में नीड ही नहीं पड़ती स्टोरेज की। 512GB अकॉर्डिंग टू नीड्स काफी लोगों का काम कर देगी। तो बस ये 4 चीजें सॉर्टेड होते ही आप ये श्योर हो जाओगे कि भाई मेरे को जिस काम के लिए लैपटॉप चाहिए वो सारा का सारा मेरा निकल जाएगा, अगर मुझे ये 4 चीजें मेरे मतलब से मिल जाएं तो। इसके बाद सारे के सारे एडिशनल फीचर्स आते हैं, जैसे कि डिस्प्ले का साइज क्या है, जैसे कि 14 इंचेस वाला या फिर सब 16 वाला। तो ऐसे में 14 इंचेस थोड़ा सा कन्वीनियंट तो रहता है,
है लेकिन उसके अपने फ्लॉज हैं। नम पैड नहीं रहता है, स्क्रीन की डिस्प्ले थोड़ी छोटी होती है, मल्टीटास्किंग इतनी ज़्यादा हो नहीं पाती है क्योंकि स्क्रीन के साइज़ की वजह से ऑब्वियसली। बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम होता है, वेयर एज 15.6 वाला जो साइज़ रहता है वो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है क्योंकि आदत लगी हुई है कह लो। बैटरी बैकअप थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, नॉर्मल वीडियो व्यूइंग के लिए काफ़ी सही लगता है, नम पैड का फैसिलिटी मिल जाती है। तो अपने फ़ायदे हैं अपने नुकसान हैं दोनों ही स्क्रीन साइजेस के, जो आपको सूट करे वो ज़्यादा अच्छा। इसके बाद स्क्रीन रिफ्रेश रेट के बारे में बात करूँ, 60 हर्ट्ज तो स्टैंडर्ड बना हुआ है और वही लेनी है हमको क्योंकि उससे कम वाली कोई लेते हो तो वीडियो व्यूइंग का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं आएगा। इसके बाद स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करूँ तो 1920x1080 पिक्सल्स फुल HD रेजोल्यूशन की स्क्रीन लो तो ऐसे सरकास्टिक सिंधी की वीडियोस देखने का मज़ा ही अलग आएगा क्योंकि हम बहुत जल्दी 4K पे अपग्रेड करने वाले हैं। तो बस कंप्यूटर की देर हो रही है हमारे जो 4K एडिट कर पाए, फिर उसके बाद 4K अच्छी बेस्ट लेवल क्वालिटी आपको देने की कोशिश करेंगे। इसके बाद पोर्ट्स हैं कि भाई HDMI आपको कितने चाहिए, USB 3.1 थोड़ा सा ज़्यादा महंगा जाते हो लैपटॉप में तो आपको USB Type-C देखने को मिल जाएगा, वो तो फिर अलग ही चीज़ हो गई। इसके अलावा वेबकैम के बारे में मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वेबकैम लैपटॉप के नॉर्मल HD या फुल HD कुछ भी लिखा हो इसको इग्नोर ही कर देना। लैपटॉप के वेबकैम्स इतने घटिया हैं कि आपका पैसा उसमें वेस्ट रहेगा। इंस्टेड में मैं ये बोलूँगा कि सस्ता लैपटॉप ले लो जिसमें आपका काम चल जाए वीडियो कॉलिंग का, और आप 2-2.5 हज़ार रुपये का एक अलग से अच्छा 3 हज़ार रुपये का वेबकैम लो अगर आपको वीडियो कॉलिंग करनी हो तो इनबिल्ट वेबकैम्स आर अ बिग नो फॉर लैपटॉप्स। इसके बाद बैटरी बैकअप, तो बैटरी बैकअप का सीन ऐसा है कि जितने भी 50-60 हज़ार रुपये तक के जितने भी लैपटॉप्स हैं उन सब में अप टू 8 आवर्स की बैटरी लाइफ लिखी रहती है, लेकिन एक्चुअल में जो बैटरी लाइफ निकल के आती है वो 4 से 5 घंटे ही निकल के आती है। जितना मर्जी 8-10 घंटे लिख लें और इतनी ज़्यादा बैटरी बैकअप अच्छी होती नहीं है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे सबसे बाद में मैं देखता हूँ ब्रांड कौन सा मेरे को मिल रहा है। ब्रांड्स में अगर यहाँ पे आपको रेकमेंड करूँ तो अगर आपको सॉलिड हैवी स्टडी मतलब रफ एंड टफ यूसेज वाले जो ब्रांड्स होते हैं वो हैं डेल, आसूस और लेनोवो। वेयर एज अगर थोड़ा सा आप बड़े प्यार से, लहजे से, डेलिकेसी से आप अगर लैपटॉप को अपने रखते हो, चलाते हो तो ऐसे में आप HP ले सकते हो या फिर एसर ले सकते हो। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि HP और एसर हल्के होते हैं क्वालिटी में, लेकिन थोड़ी सी स्टडीनेस उसमें बाकी के ब्रांड्स में जो मैंने बताए वहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये सारी बातें हो गई विंडोज़ के लैपटॉप्स के बारे में। अब लीग अपार्ट चलते हैं, मतलब एप्पल के जो मैकबुक्स आ रहे हैं M1 चिप। मैं तो यार मैकबुक प्रो का वेट कर रहा हूं। नेक्स्ट मंथ अक्टूबर 12 को मैकबुक प्रो के नए वेरिएंट्स मोस्ट प्रोबेबली यहां पे रिलीज होने वाले हैं और मैं पैसे सेव करना स्टार्ट कर दिया है सही बताऊं तो, क्योंकि अब ऐसे जैसे ट्रैवल पे निकले हैं, बाहर निकले हैं, तो मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं कुछ नए टॉपिक्स को कैसे प्लान करूं आप लोगों के लिए। तो होपफुली यहाँ पे नेक्स्ट मंथ कुछ ना कुछ लैपटॉप की कैटेगरी में अपग्रेड करेंगे। बैटरी लाइफ की बारे में बात करें तो M1 एप्पल की अनपैरेलल्ड है, मतलब 10-11 घंटे कहाँ निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। डेफिनेटली पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन अगर आप उसको ढंग से देखो ना तो अगर आप विंडोज़ के लैपटॉप में भी उतने फीचर्स डालने की कोशिश करो तो उससे भी ज़्यादा प्राइस निकल जाएगा। अगर आप डिस्प्ले देखो, आप 80 हज़ार रुपए के लैपटॉप में एप्पल जैसी डिस्प्ले कौन सा लैपटॉप में है मुझे बताओ, नहीं मिलेगी। वहीं पे अगर आप M1 चिप अगर हम देख रहे हैं तो उसके अंदर जितनी प्रोसेसिंग वहां पे दी जा रही है, जितना लाइट वेट वो लैपटॉप है उतना लाइट वेट कोई और नहीं होगा। डेफिनेटली जो उसका बेस वेरिएंट है ना वो काफी वर्थ इट है और बहुत सारे लोग, मतलब थोड़े नहीं बहुत सारे कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए वो सफिशिएंट है। जो 8GB 256GB वाला वेरिएंट है, अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 85,000 के आसपास Amazon पे लिस्टेड होता है सेल्स के अंदर। वहीं पे 6,000 रुपए का HDFC का कैशबैक चलता है जो कि 79 प्राइस आ जाता है, और उस 79 के बाद भी आपको अगर आप GST इनवॉइस लगा दो तो मतलब 18-20 हज़ार रुपए आपको और बच जाएंगे। तो और क्या चाहिए यार, मतलब 62,000 रुपए में मैकबुक मिल रहा है, तो जो इतना ज़्यादा केपेबल है, जो अच्छे खासे विंडोज़ के लैपटॉप्स को पीछे छोड़ देता है ऑलमोस्ट हर चीज़ में। तो मेरे हिसाब से तो वो काफ़ी सही है। अगर आपका 65,000 के आसपास का बजट है तो आपका जितने भी मैंने नाम लिए, वर्क फ्रॉम होम, स्टूडेंट, गेमिंग, कोडिंग, सारा काम आपका निकाल देगा। वीडियो एडिटिंग, डिज़ाइनिंग, सब कुछ अल्टीमेट पीस है वो।
तो यार ये कुछ था पूरा इस लैपटॉप बाइंग गाइड के बारे में। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो, एक अच्छा डिसीजन लेने की पावर मिली हो कि भाई हाँ अब मैं अपना खुद का डिसीजन लेके अपना खुद का लैपटॉप चूज कर सकता हूँ, मुझे और वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा बेस्ट लैपटॉप है 40,000 में या कौन सा बेस्ट लैपटॉप है 50,000 में, तो नीचे कमेंट करके एक थम्स अप जरूर बता देना कि भाई हाँ तेरी मेहनत सफल रही, हमें कुछ वैल्यू यहाँ पे जरूर मिली। और इस टाइम पे पर्टिकुलर इन दिनों में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं होपफुली आगे चल के लगा दूंगा। लेकिन अगर आप अभी के लिए कुछ लैपटॉप्स देखना चाहते हो कि मेरे रेकमेंडेड कौन से हैं, तो वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। लिंक्स सारे के सारे एफिलिएट वाले होंगे। अगर आप कोई परचेज करते हो तो मुझे थोड़ी सी कमीशन मिलेगी, जिससे ये चैनल चलता रहता है और आपके लिए प्राइस एग्जैक्टली सेम रहेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।